नमस्कार छात्र, सुप्रभातम। आज हम कक्षा 8 हिंदी में सोच अपनी अपनी इकाई की समझूती प्राप्त करने जा रहे हैं। सोच अपनी अपनी यानी कि सभी छात्र है, सभी छात्रों को भगवान ने दिमाग भी दिया है और सभी छात्रों के दिमाग में अलग अलग विचार भी चल रहे होते होंगे। तो यहाँ एक वाद विवादों के रूप में इकाई को प्रस्तुत किया है। वाद विवाद कैसे होते? तो किसी एक विषय पर पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क की बातें करना। देखते हैं कि टेलीविजन के लाभ और गैर लाभ। तो एक छात्र की टुकड़ी होती है, वो टेलीविजन के पक्ष में, टेलीविजन के फायदा क्या होता है उसके बारे में बोलेंगे। दूसरी टुकड़ी है वह टेलीविजन से क्या गैर लाभ होता है उसके बारे में अपनी सोच के अनुसार वो उनमें बोल सकते हैं। श्रोता बैठते, हम देखते हैं विद्यार्थी कि जब हम विद्यालय में आते थे तब शनिवार के दिन बाल सभा के ताश में हम ऐसी चर्चा का विषय यानी कि वाद विवाद का विषय रखते थे और वहां दो टुकड़ियां बैठाते थे, एक पक्ष और दूसरी टुकड़ी है वो विपक्ष की। दोनों टुकड़ियों को एक विषय देते थे और उस विषय में एक टुकड़ी उनके पक्ष में बोलती थी, दूसरी टुकड़ी थी वह उस विषय के विपक्ष में बोलती थी। तो इसी प्रकार वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित किया जाता है और उनके बारे में पक्ष में और विपक्ष में बोलना होता है। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार प्रकट करते हैं, दूसरा वक्ता विपक्ष में अपने विचार प्रकट करता है। श्रोता आराम से बैठते हैं और दोनों के जो विचार है वो जानते हैं। सोच अपनी अपनी यानी कि जो ये टुकड़ी या दो बैठी है वो अपने दिमाग से, अपनी सोच से तर्क वितर्क करके उस विषय पर बोल सकते हैं। तो इस प्रकार वक्ताओं को श्रोताओं के आगे अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षियों के कथन में, विपक्ष जो वाले जो बोलते हैं उसके कथन का खंडन करने का यहाँ अवसर मिलता है। तो वाद विवाद में ऐसा ही होता है। यहाँ जो इकाई दी है सोच अपनी अपनी, उसमें भी ऐसी ही बात है। एक गांव का चित्र है, दूसरा नगर का चित्र है, शहर का चित्र है। तो दोनों में क्या फर्क है उनकी चर्चा हम करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाइए। तो छात्र, सबसे पहले हम दोनों चित्रों को ध्यान से देखना है और दोनों चित्रों में क्या अंतर है वही आपको बताना है। पहला चित्र है गांव का। गांव के चित्र में नदी है, उसके किनारे पर लोग कपड़े धोते हैं यानी कि स्त्रियां कपड़े धोती है, पानी भरते हैं, घाटों पर लोग नहाते दिखाई देते हैं, लोग काम करते हैं। गांव में दूर देखते हैं तो कच्चे घर भी दिखाई देते हैं। लोगों ने मामूली कपड़े पहने हुए हैं और दूर पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं, बादल भी स्वच्छ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण हमें दिखाई देता है। दूसरा चित्र है वह नगर का चित्र है। नगर के चित्र में चौड़ी तरफ यानी कि सड़क दिखाई दे रही है। दो तरफ दिखते तो सड़क दिखाई दे रही है, पक्के मकान दिखाई दे रहे हैं, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोरगुल दिखाई दे रहे हैं। हम देखते हैं कि लोगों ने आधुनिक वेशभूषा भी पहनी हुई है।
बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई रही है। धुएं जैसा यानी कि जो वातावरण है वो हमें प्रदूषित दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ के जो लोगों ने की वेशभूषा है वह वेशभूषा फैशनेबल कपड़े दिखाई दे रही है। अब नीचे पहले प्रश्न है कि दोनों चित्रों में क्या अंतर है। तो अभी हमने जो चित्र का वर्णन किया वही दोनों चित्रों में अलग अलग है। पहले चित्र में गांव है, गांव का चित्र है, और दूसरा चित्र में नगर का है। तो दोनों में हमने अंतर दिखा। प्रश्न नंबर 2 है, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? तुम्हें गांव या नगर दोनों में कहाँ रहना रस रुचि प्रकार लगता है, क्यों? तो वही हमें सोच समझकर बताना है। तो छात्र देखते हैं हम कि गांव के जीवन में सादगी दिखाई देती है, किसी तरह की बनावटी तड़क भड़क नहीं दिखाई देती। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी भी पीते हैं। वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा सब्जियां खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं। उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक का होता है। वो प्रकृति के साथ साथ अपना काम करते हैं। उसे किसी कैलेंडर, तारीख या तिथि की कोई चिंता नहीं होती। वो प्रकृति के बदलाव से उसे समय का ज्ञान होता है। दूसरा चित्र है नगर का। तो नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं। वे पक्के मकानों में रहते हैं। वे नल का पानी पीते हैं, मिनरल वाटर पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोरगुल रहता है। लोग दुकानों, बैंकों में और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती। लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। नगर के जीवन में अनेक दोष तो है, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन पसंद है, यानी कि नगर का जीवन पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। नगर में अच्छी स्कूल यानी कि विद्यालय और कॉलेज होती है। इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में है उतने गांव में नहीं होते। इसीलिए मुझे नगरीय जीवन ही बहुत रुचिकर लगता है। प्रश्न नंबर 3, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तो छात्र हम देखते हैं कि तालाब का जल पीने के लिए योग्य तो नहीं होता, क्योंकि तालाब चारों ओर से बंद होता है। उसमें पानी कई दिनों का भरा हुआ होता है, यानी कि उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है। पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को भी नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से हमें हैजा, कोलेरा जैसी तरह तरह की जानलेवा बीमारियां भी होती है और इसीलिए तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं है। नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। एक ही पक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करना है। यहाँ छात्र हम देखते हैं कि मुद्दा दिया है प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात,
ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ प्रत्येक वस्तु के दो पहलू तो होते हैं। एक उन पहलू है कि उनकी अच्छाई बताता है, तो दूसरा पहलू है उसकी बुराई दिखाई दे जाती है उसमें। तो विज्ञान को भी इस कसौटी पर हम देखें तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं कि विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। पहले देखते थे छात्र कि मनुष्य आदि मानव जीता था, लेकिन ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, गीजर, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है। डॉक्टरी पेशे के तमाम उपकरण, एलोपैथी दवाइयाँ विज्ञान ने ही हमें दी है। टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं। फिल्में और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपहार है। कंप्यूटर देकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया ही बदल डाली है। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान के ही दिए हुए हैं। विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है। चांद की धरती पर उसने अपने कदम रख दिए हैं। विज्ञान ने इस अनमोल वरदानों के कारण मानव जाति आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख मना रही है। इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में प्रदूषण भी बढ़ा है, इसमें शंका नहीं है। ये विज्ञान के अभिशाप है, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। छात्र हम देखते हैं कि ऐसे बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जिससे एक देश दूसरे देश के साथ आसानी से लड़ सकता है और लड़ने की धमकियां भी देता है। इसीलिए ऐसी खोज जो है वो अभिशाप खतरनाक साबित होती है। सच तो यही है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीती जो आदिकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। इसीलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक वैज्ञानिकों को आभार मानना चाहिए और उनमें प्रयत्नों से ही हमें ये वैज्ञानिक सुविधाएं मिली है। छात्र हम देखते हैं कि ऐसी सुविधा नहीं मिलती तो हम पहले ज़माने में आदि मानव में जो लोग कच्चा भोजन करते थे और जंगलों में रहकर अपना जीवन बिताते थे। तो इससे तो ज़्यादा अच्छा है कि ऐसी शोध के उपकरणों के कारण आज हमें बहुत सी सुविधाएं मिली है और हम आराम से इस धरती को भी स्वर्ग में सुख लूट रहे यानी कि आराम से जीवन जी रहे हैं।